तो अब हम समझते हैं कि रियल वर्ल्ड में वो रेक्टेंगल वाला कंसेप्ट हम क्यों यूज नहीं कर सकते। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं हमारी इंटरनेट स्पीड का ही। तो आपने देखा होगा कि जो हमारी इंटरनेट स्पीड होती है वो लगातार वेरी कर रही होती है, ठीक है। इंटरनेट स्पीड, डाउनलोडिंग अपलोडिंग जो स्पीड रहती है वो कंटिन्यूशन में वेरी कर रही होती है। तो ये जो हमने यहाँ पे डाटा बनाया है, इस डाटा को अगर मुझे कैलकुलेट करना है कि मेरी कितना टोटल डाटा मैंने इसमें इस पर्टिकुलर पॉइंट से लेके इस पर्टिकुलर पॉइंट में कितना डाटा मैंने कैलकुलेट कर लिया है, तो इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कैलकुलेट करना। तो हमने इंटीग्रेशन का कंसेप्ट क्यों बनाया, इसे हम समझते हैं। अब यहां पे ये इतने ज्यादा चेंजेस को छोड़ो, अभी हम सिंपल सा चेंज देखते हैं जो यहां पे हो रहा है। अब मैंने आपको बोला है कि इसका एरिया निकालो कि आपने इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड से इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक कितना डाटा कलेक्ट किया है वो मुझे बताओ। तो आप क्या कर सकते हो, इन स्ट्रिप्स को इक्वल रेक्टेंगल्स में कन्वर्ट कर सकते हो, इक्वल विड्थ वाले रेक्टेंगल्स में कन्वर्ट कर सकते हो। देखो जैसे ये हो गया एक विड्थ, तो ये हमारा x1 हो गया, ये हो गया x2, ये हो गया x3, ये हो गया x4 और ये हो गया हमारा x5। इन सभी की विड्थ इक्वल है, मतलब x1 से x2 तक का डिस्टेंस, x2 से x3 तक का, x3 से x4 तक का और x4 से x5 तक का डिस्टेंस इक्वल है। और ये जो कर्व आपको दिखाई दे रहा है, लेट से ये कर्व हमारा f ऑफ x है जिसकी वैल्यू y है, मतलब ये x में और y में एक रिलेशनशिप हमें शो करा। अब ये रिलेशनशिप कुछ भी हो सकती है, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, साइन एक्स कॉस एक्स वाली ट्रिग्नोमेट्रिक वाली जो रिलेशनशिप होती है वो भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। हमने एक सिंपल फंक्शन कंसीडर कर लिया है कि ये जो कर्व है ये y और x के बीच में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहा है, मतलब x को चेंज कर रहे हैं तो y में कुछ कुछ चेंजेस आ रहे हैं। फाइन। अब देखो यहां पे हमने ये रेक्टेंगल्स में ब्रेक कर लिया ऐसे, अभी रेक्टेंगल बना नहीं है प्रॉपरली, अब बनेगा। यहां पे देखो, इसको मैं ऐसे ब्रेक कर देता हूं, इसको मैं ऐसे ब्रेक कर देता हूं, इसको मैं ऐसे और इसे मैं ऐसे ब्रेक कर देता हूं। तो यहां पे हमने इनको ब्रेक किया तो ये देखो x1 और x2 के बीच में हमारे पास में एक रेक्टेंगल आ गया, ये वाला, ये एक रेक्टेंगल आ गया, हमें रेक्टेंगल मिला यहां पे। सिमिलरली x2 से x3 के बीच में भी एक रेक्टेंगल मिल गया, ये वाला पूरा रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल मिल गया है और ये एक रेक्टेंगल मिल गया है। ये हमें 4 रेक्टेंगल्स मिल गए हैं यहां पे। तो इन रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करके हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर मैं चाहूं इस पूरे कर्व का एरिया निकालना फ्रॉम x1 टू x5, तो क्या होगा मेरा एरिया, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1, ये हमारा रेक्टेंगल नंबर 1 है, ये रेक्टेंगल नंबर 2 है, ये रेक्टेंगल नंबर 3 और ये रेक्टेंगल नंबर 4 है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल नंबर 1 प्लस रेक्टेंगल 2 प्लस रेक्टेंगल 3 प्लस रेक्टेंगल 4 प्लस एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये हमारा शेडेड रीजन है सपोज करो, ये जो बच गया है यहां पे ये हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन है, प्लस एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन। अब प्रॉब्लम क्या है कि हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ से मेजर कर लेंगे। लेंथ क्या है हमारे पास में, यहां पे लेंथ है y। अब जब x1 पे आप इसकी वैल्यू निकालोगे, ये इस पॉइंट पे निकालनी है आपको इसकी वैल्यू x2 पे, तो जब आप x2 पे इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये y2 इसकी वैल्यू हो जाएगी। जब आप x3 पे, क्योंकि आपकी लेंथ इतनी है ये है, तो आप x3 पे इसकी वैल्यू निकालोगे तो y3 इसकी वैल्यू निकल जाएगी इस फंक्शन के थ्रू। जब आप x4 पे इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये x4 पे इसकी वैल्यू निकल जाएगी, x5 पे इसकी वैल्यू निकल जाओगे तो x5 पे इसकी वैल्यू निकालना चाहोगे तो इसकी x5 पे भी वैल्यू निकल जाएगी। इस फंक्शन के थ्रू हम सारी वैल्यूज इसकी अलग अलग पॉइंट्स पे निकाल सकते हैं। मतलब रेक्टेंगल की लेंथ भी है हमारे पास में जो ये हम निकाल रहे हैं y की वैल्यू, और विड्थ भी है, मतलब ये। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ है हमारी y, ठीक है, और विड्थ कितनी है, तो विड्थ यहां से हम निकाल लेंगे, ये विड्थ हो जाएगी हमारी, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो ये y इंटू, अब ये विड्थ जितनी भी होगी x2 माइनस x1 करेंगे तो विड्थ निकल जाएगी, तो ये विड्थ हो गई। और ये विड्थ सभी के लिए सेम है, ये इसको सपोज कर लो हम t बोल दें या हम इसको डेल्टा x बोल दें, तो ये सभी के लिए डेल्टा x हो जाएगी। तो ये सभी जो डिस्टेंसेज है यहां से यहां तक की वो सेम है। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके हम इसकी एरिया की रेक्टेंगल का एरिया तो निकाल सकते हैं, लेकिन शेडेड रीजन का एरिया क्या, यही तो हमको प्रॉब्लम आ रही थी, यही तो हमें प्रॉब्लम आ रही थी। तो इसके लिए हमने एक थोड़ा सा और प्रीसाइज करने का सोचा इसको, कि अगर हम इस विड्थ को थोड़ा सा और छोटा करें,
जैसे हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, 4 की बजाय अब मैं इसे ज़्यादा छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ, ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। विड्थ अभी भी हमने सेम रखी है, भले ही ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड किया है पर विड्थ अभी भी हम इसकी सेम रख रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो गया x1, x2, x3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हमने इसे टोटल 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। अब ध्यान से देखना, मेरी बात समझ में आएगी आपको कि यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया, यहाँ पे बनाया, फिर यहाँ पे बनाया, फिर यहाँ पे बनाया, सॉरी यहाँ पे बनाया, फिर यहाँ बनाया, फिर ये बनाया, फिर ये वाला रेक्टेंगल बनाया और ये वाला रेक्टेंगल बनाया। अब इन रेक्टेंगल्स को हम ध्यान से देखें तो क्योंकि ये जो ऊपर का एरिया है ये वाला, ये बहुत कम हो गया है, ये वाला एरिया बहुत कम हो गया है, जो बच गया था एरिया हो गया ना। अगर अब मैं आपको बोलूं व्हाट इज द एरिया अंडर द कर्व, अब मैं आपसे पूछूं एरिया अंडर द कर्व क्या है, अंडर द कर्व क्या है, तो आप क्या बोलोगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स 1 + 2 + 3 प्लस एंड सो ऑन टू 10 रेक्टेंगल्स का एरिया प्लस एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब मुझे बताओ कि भैया शेडेड रीजन है कितना? शेडेड रीजन तो बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा है, लेकिन जब आप इसको बहुत बड़े वैल्यू के लिए एक्सटेंड करोगे तो फिर ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, जिसे इंक्लूड करना इंपॉर्टेंट तो होता है हमारे लिए। तो यहां पे अभी जो ये बच रहा है हालांकि मिनिमाइज हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत एक्यूरेट वैल्यू हमको नहीं मिली है, बहुत एक्यूरेट वैल्यू अभी भी हमको नहीं मिली है, कुछ ना कुछ वैल्यू तो बच रही है। तो हमने क्या किया? कंसेप्ट यूज किया इन्फिनिटी का, इन्फिनिटी का कंसेप्ट यूज किया। मतलब हमने क्या किया, इसी रीजन को, जो ये हमारा रीजन है यहां से यहां तक का, इसको हमने n नंबर ऑफ स्ट्रिप्स में कन्वर्ट कर दिया। अभी हमने इसमें 4 ही रखी थी, इसमें 10 करी। अब हमने इससे इतना सारी स्ट्रिप्स कर दी कि इनकी जो विड्थ है, यहां पे देखो ये विड्थ छोटी हो गई थी ना, ये विड्थ छोटी हो गई थी, यहां पे भी लेंथ इनटू ब्रेड्थ का ही कंसेप्ट लगाते। यहां पे विड्थ बड़ी थी, यहां पे विड्थ छोटी हो गई। अब यहां पे हम विड्थ को इतना छोटा कर देंगे कि, इतना छोटा कर देंगे कि अगर आप इसे मेजर करोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे हमें हर एक स्ट्रिप में एक रेक्टेंगल दिखाई देने लगेगा। इतनी छोटी छोटी हमने इसकी विड्थ कर दी है, ये सब एक रेक्टेंगल हो गए हैं। अब यहां पे हमने क्या किया है, ये जितना भी एरिया था, जो यहां पे हमने 4 पार्ट में कन्वर्ट किया था, यहां पे 10 पार्ट्स में, यहां पे हमने n नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। और n नंबर ऑफ पार्ट्स में कैसे डिवाइड किया है? क्योंकि हमने यहां पे जो विड्थ ली है, हर एक स्ट्रिप की जो विड्थ ली है, वो विड्थ इतनी मिनिमम ले ली है, इतनी छोटी सी ले ली है कि वो अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 0 हो गई है। अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 0 हुई है, लेकिन 0 नहीं हुई है। मतलब ये 0.0001 हो सकती है, 0.001 हो सकती है, 0.01 हो सकती है, लेकिन 0 नहीं होगी। ठीक है, ये जो स्ट्रिप की विड्थ है, मतलब ये जो रेक्टेंगल का एरिया अगर हमें निकालना है तो हम लेंथ इनटू ब्रेड्थ करेंगे। तो इसमें लेंथ तो हमारे पास में अभी भी y ही होगी, ये लेंथ जो है ये तो अभी भी हमारे लिए हर पॉइंट के लिए x1 के लिए y1, x2 के लिए y2, x3 के लिए y3 होगी। लेकिन विड्थ जो होगी, लेंथ y, विड्थ जो होगी वो dx होगी। क्या होगी? dx। और dx का मतलब ही होता है बहुत छोटी सी क्वांटिटी। dx का मतलब ही होता है बहुत छोटी सी क्वांटिटी। जो हम चेंज डिफरेंशिएशन में मेजर करते हैं, उसमें भी जब हम बोलते हैं dy/dx, तो हम यही बोलते हैं कि x y का जो डिफरेंशिएशन करना है हमें उसे x के एक बहुत छोटी सी क्वांटिटी के लिए करना है, बहुत छोटे से चेंज के लिए y का चेंज मेजर करना है। ठीक है, तो यहां पे देखो, अब मुझे इन सभी रेक्टेंगल्स का एरिया अगर फाइंड आउट करना है, इन सभी रेक्टेंगल्स का एरिया फाइंड आउट करना है, तो मैं कैसे करूंगा? एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। अब हम आ रहे हैं धीरे धीरे हमारे इंटीग्रेशन वाले पोर्शन पे पहुंचने वाले हैं, काफी नजदीक आ चुके हैं हम लोग। एरिया अंडर दी कर्व हम कैसे मेजर करेंगे? तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स 1 + 2 + 3 + 4 प्लस, कितने रेक्टेंगल्स हैं हमारे पास में? n नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हैं,
n नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, तो ये n नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो हमारे पास में टोटल एरिया जो कर्व के अंदर है वो आ जाएगा। ठीक है, तो हो सकता है कि अब आपके दिमाग में एक बात आ रही हो कि सर यहां पे भी तो ये कुछ ऐसे एरिया हैं जो छूट सकते हैं, ये एरिया छूट सकते हैं यहां पे, तो यही तो कंसेप्ट है, यही तो चीज है कि हमने इसे इतना छोटा बना दिया है कि ये एक स्ट्रेट लाइन के बराबर आ गया है। ये इतना मिनिमम, इतनी छोटी सी वैल्यू हो गई है कि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में आ गई है। अब 0.001 की क्या लाइन बनाओगे आप, ये तो पॉइंट बन जाता है। तो वो जो ऊपर की विड्थ है वो इतनी मिनिमम हो गई है कि वो एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में आ गई है। तो अब हमारे पास में यहां पे बचने वाला कोई एरिया नहीं है। ये जो हम यहां पे देख रहे हैं ये एक्चुअल में एक काफी बड़ी वैल्यू है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो काफी बड़ा है, इसलिए हमको यहां पे दिखाई जरूर दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में जब हम उसको ब्रेक कर रहे हैं इतने मिनिमम पार्ट में कि वो हमें बिल्कुल भी उसमें डिफरेंसेस दिखाई नहीं देंगे। ये जो बचा हुआ एरिया है यहाँ पे इतना ज्यादा मिनिमम हो जाएगा कि अगर हम 0.0001 अगर विड्थ ले रहे हैं तो ये जो एरिया है ये 0.000000000001 और इससे भी छोटा हो जाएगा। तो हम इसे कैलकुलेट नहीं भी करेंगे, निग्लेक्ट कर देंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, अब देखो इधर यहां पे मैंने लिखा है एरिया अंडर दी कर्व इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स। जितने भी रेक्टेंगल्स हैं उन सभी का एरिया को हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। सारे रेक्टेंगल्स के एरिया को हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। और कहां से कहां तक, 1 से लेके n तक के सारे रेक्टेंगल्स को ऐड कर रहे हैं। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ क्या है हमारे रेक्टेंगल्स की, ये जो हम यहां पे मेजर कर रहे हैं ये सारे रेक्टेंगल्स की लेंथ क्या है, तो इसकी लेंथ है y, क्योंकि ये कर्व हमारा लेंथ शो कर रहा है, कर्व की जो ऊंचाई है वो हमें लेंथ बता रही है। तो एरिया क्या हो जाएगा हमारा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू y इंटू, और विड्थ तो हर एक की विड्थ सेम है, यहां से यहां तक सभी की विड्थ सेम है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, y इंटू डी एक्स। क्या लिखेंगे, y इंटू डी एक्स लिखेंगे। अब एरिया अंडर दी कर्व कैलकुलेट करते हैं हम फिर से वापिस, एरिया अंडर दी कर्व, एरिया अंडर दी कर्व कितना है, एरिया कर्व के अंदर कितना एरिया है कर्व के अंदर, रेक्टेंगल नंबर 1 तो y1 इंटू डी एक्स, प्लस रेक्टेंगल नंबर 2 मतलब y2 इंटू डी एक्स, रेक्टेंगल नंबर 3 मतलब y3 इंटू डी एक्स, प्लस कहां तक जाएंगे हम इसे, रेक्टेंगल नंबर 4 y4 dx इज इक्वल्स टू एंड सो ऑन टू yn dx तक जाएंगे हम। कहां तक जाएंगे, yn dx तक। ये पहले रेक्टेंगल का एरिया हो गया, ये पहले रेक्टेंगल का एरिया हो गया, ये दूसरे रेक्टेंगल का एरिया हो गया, ये तीसरे रेक्टेंगल का एरिया हो गया, एंड सो ऑन टू ये nth रेक्टेंगल का एरिया हो गया। ये हमारा nth वाले रेक्टेंगल का एरिया हो गया, nth रेक्टेंगल का एरिया हो गया। ये क्लियर हुआ। तो अब देखो यहां पे n नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स है और n नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स का एरिया हमने निकाल लिया है। ठीक है, इसे हम अगर लिखना चाहें तो एक प्रीसाइज फॉर्म में लिख सकते हैं, जो होता है समेशन का साइन, जिसे कई बच्चे डरते हैं। एरिया अंडर दी कर्व कितना है, तो इसे हम लिखते हैं एक सिंपलेस्ट फॉर्म में समेशन की साइन के हेल्प से, समेशन ऑफ y इंटू डी एक्स, y इंटू डी एक्स। अब ये y कहां से कहां तक चल रहा है, क्योंकि y चेंज हो रहा है, तो y की वैल्यू चेंज हो रही है k इज इक्वल्स टू 1 से लेके n तक। y की वैल्यू चेंज हो रही है k इज इक्वल्स टू 1 से लेके n तक। अब इस कंसेप्ट को मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये समेशन का मतलब क्या होता है। कई बार हम समेशन को देख के डर जाते हैं कि यार ये क्या लिखा हुआ है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी सा कंसेप्ट है, मैं आपको समझाता हूं। यहां पे लिखा है समेशन, इसका मतलब है एडिशन ऑफ, एडिशन ऑफ किसका एडिशन, k इज इक्वल्स टू ये जो क्वांटिटी यहां पे दी हुई है इसकी k इज इक्वल्स टू 1 से लेके n तक की वैल्यूज का एडिशन। तो कैसे, k की वैल्यू 1 यहां पे पुट करो तो ये क्या आ जाएगा, एडिशन ऑफ y1 dx आ गया। फिर इसके अंदर आप 2 पुट करो, 1 पुट कर दिया ना, आप 2 पुट करेंगे तो y1 dx हो गया, फिर y2 dx आ गया, फिर अगला आ जाएगा y3 dx, और फिर अगला आते जाएगा, कहां तक जाएगा,
ये कहां तक वैल्यूज आती जाएगी, ये n तक आती जाएगी वैल्यू, तो y3 dx हो जाएगा, ये yn dx हो जाएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगा yn dx। तो हमारी ये वैल्यू एडिशन कहां से कहां तक करना है हमको, y1 dx का y2 dx से, y3 dx से, y4 dx एंड सो ऑन टू yn dx तक का एडिशन करना है। तो इसको हम कैसे लिख रहे हैं, वही ये इस फॉर्म में y1 dx प्लस y2 dx प्लस y3 dx प्लस y4 dx प्लस y5 dx एंड सो ऑन टू yn dx, ऐसे लिख रहे हैं इस वैल्यू को। अब ये ही कंसेप्ट हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन में जो हम ये बोल रहे हैं ना एडिशन ऑफ, या ये जो साइन हमने यहां पे लगाया समेशन ऑफ, इस समेशन के जो सम का एस होता है यही हम यूज करते हैं हमारे इंटीग्रेशन में। कैसे करते हैं इसका इंटीग्रेशन में यूज, तो ये देखो, अगर आपने कॉपी कर लिया हो तो मैं इसको मिटा के आगे बढ़ता हूं।